मजहब की दीवारें कितनी भी ऊंची और मजबूत क्यों ना हो, प्यार का बुलडोजर उन्हें आसानी से गिरा ही देता है। प्यार अंधा नहीं होता, बल्कि वो सब कुछ देखता है और यकीन की पटरी पर अपनी रफ्तार पकड़ता है। जटपुर का वासिंदा लाखन जाट 42 साल का हट्टा कट्टा किसान था। उसका हंसता खेलता परिवार था। 2 जवान होते बेटे नरेंद्र और सुरेंद्र और एक 15 साल की बेटी थी जिसका नाम माधवी था। लाखन दूध पीने का बड़ा शौकीन था। इसके लिए उसने मुर्रा नस्ल की एक नई भैंस खरीदी थी। लाखन की पत्नी सुलोचना उस भैंस की खूब सेवा किया करती थी। एक दिन सुलोचना उस भैंस को नहला रही थी, तभी उस भैंस का पैर पानी से भरी बाल्टी से टकराया और वो हड़बड़ा गई। इसी हड़बड़ाहट में सुलोचना भैंस से टकराकर फिसल गई और उसके कूल्हे में गंभीर चोट लग गई। लाखन ने सुलोचना का खूब इलाज कराया, लेकिन केस बिगड़ने के चलते उसे बचाया ना जा सका। सुलोचना के गुजरने पर लाखन के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई। जब तक सुलोचना थी, लाखन को घर की कोई चिंता नहीं थी, पर अब घर कौन संभाले। माधवी ने रसोई संभालने की कोशिश की, लेकिन अभी वो इस काम में इतनी कुशल नहीं थी। अभी उसकी पढ़ने लिखने की उम्र थी और लाखन माधवी को और आगे पढ़ाना चाहता था। लाखन ने बड़े बेटे नरेंद्र का ब्याह करने का फैसला किया, पर घर में नई नवेली बहू के आने पर लाखन का घर के अंदर आना जाना तकरीबन बंद सा हो गया। वो अपनी बैठक तक सिमट कर रह गया। वहीं उसका भोजन पानी आ जाता। इससे वो अपने आप को अलग थलग और अकेला महसूस करने लगा। लाखन के गांव का ही शकील धोबी के घर उसका उठना बैठना था। वो अपने कपड़े वहीं धुलवाता था। शकील से उसकी पुरानी जान पहचान थी। शकील पहले से ही गांव भर के कपड़े धोता आ रहा था। नए जमाने में वॉशिंग मशीन आने पर भी शकील अब भी गांव की जरूरत बना हुआ था। भारी कपड़े अभी भी उसके पास धुलने के लिए लाए जाते थे। उसने घर में ही कपड़े इस्त्री करने की दुकान भी खोल ली थी। शकील के इस काम में उसकी बेटी सबनूर भी हाथ बटाती थी। सबनूर से बड़ी 3 बेटियों की शादी शकील पहले ही कर चुका था। सबनूर को सभी सब्बो कहकर पुकारते थे। वो भी शादी के लायक हो चुकी थी। शकील की बेटियां लाखन को चाचा कहती थी। जब से सुलोचना नहीं रही थी, तब से लाखन का अकेलापन उसको भीतर ही भीतर कचोटता रहता था। हालांकि लाखन का अपना परिवार था, लेकिन इस उम्र में पत्नी के गुजर जाने का एहसास और उसकी कमी वही जानता है जिसने ये दर्द झेला है। इस उम्र में विधुर होने पर आदमी ना इधर का रहता है और ना उधर का। शादी की उम्र निकल चुकी होती है और पत्नी के बिना काम भी नहीं चलता। पका आम या तो गिरता है या फिर सड़ता है। सब्बो भी जानती थी कि लाखन चाचा अब अपने आप को अकेला सा महसूस करते हैं। उसकी उम्र भी किसी साथी की चाहत में थी। दोनों ही कुदरत की मांग के मुताबिक जरूरतमंद थे। दोनों की आंखें कब लड़ गई, कब दोनों के दिलों में प्यार का बीज फूट गया, पता ही नहीं चला। अब लाखन और सबनूर को एक दूसरे का इंतजार रहता था। एक दूसरे से मिले बिना उन्हें चैन नहीं मिलता था। लाखन उम्र दराज होने के चलते समुद्र सा शांत था, लेकिन सब्बों का मन तो चंचल था। वो अपने प्यार को लेकर नदी की तरह मचलती। उसका भावुक मन लहरों की तरह ऊंची ऊंची उछाले मारता। वो चाहती थी कि लाखन उसे अपनी मजबूत बाहों में पकड़कर खूब प्यार करे। दिन तो किसी तरह से कट जाता, लेकिन रात भर सब्बो लाखन की याद में करवटें बदलती रहती। लाखन को अपनी इज्जत का डर था, इसीलिए वो चाह कर भी सब्बो से संबंध नहीं बना पा रहा था। आखिरकार सब्बो की शादी का भी समय आ गया। उसकी शादी जलालाबाद के दानिश से तय हुई। दानिश की एक टांग पोलियो से खराब हो गई थी। सब्बो को जब ये बात पता चली तो वो बहुत रोई, लेकिन सब्बो को समझा दिया गया कि दानिश जरा सा लंगड़ाता है और एक प्राइवेट फर्म में कोई छोटी मोटी नौकरी करता है। सब्बो ने लाखन से भी कहा, आप तो अब्बू को समझा सकते हैं कि वो लंगड़े आदमी से मेरा निकाह ना पड़वाए।
लाखन सब्बो को दिल से बहुत चाहता था और वो भी इस बात से दुखी था कि सब्बो की शादी किसी लंगड़े से की जा रही है। लेकिन वो सब्बो के घर की माली हालत जानता था और किसी के घर के मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था। लाखन ने सब्बो से कहा, सब्बो, जो तुम्हारे अब्बू कर रहे हैं सोच समझ कर ही कर रहे होंगे। क्या पता दानिश तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। वो तुम्हें बेइंतहा चाहेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ तो क्या आप मुझे संभालोगे? सब्बू ने आंखों में आंखें डालकर पूछा। सब्बो के दिल की बात होंठों तक आ गई थी। लाखन कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अपनी उम्र का लिहाज कर उसने चुप्पी साध ली। उसका दिल कह रहा था कि सब्बो कहीं ना जाए, वहीं रहे, उसी के पास। सब्बो लाखन के कंधे से लगकर खूब रोई। आंसू तो लाखन की आंखों में भी आए। सब्बो लाखन की मजबूरी समझकर शांत हो गई। हर बार की तरह लाखन ने इस बार भी शकील की बेटी सब्बो की शादी में खूब मदद की, बल्कि इस बार तो कुछ ज्यादा ही की। वो सब्बो को खुश देखना चाहता था। सब्बो अपनी ससुराल चली गई। लाखन को लगा जैसे कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन लाखन की तो केवल भावनाओं का संसार ही उजड़ा था। सब्बो की तो पूरी जिंदगी ही तबाह हो गई थी। सब्बो को ससुराल जाकर पता लगा कि दानिश लंगड़ा ही नहीं है, शराब पीने का टैंकर भी है। सुहाग रात को भी वो बिस्तर पर नशे में चूर पड़ा रहा और सब्बो ने रात रो रो कर गुजारी। उसके बाद जो उस पर बीती उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सब्बो ने अपनी आप बीती अब्बू और अम्मी को बताई, लेकिन वे सब्बो को हालात से समझौता करने की बात कहकर चुप हो गए। लेकिन सब्बो के लिए एक आस बची थी और वो आस थी लाखन। एक दिन मौका पाकर सब्बो ने लाखन से फोन पर बात की। कैसी हो सब्बो? नरक भोग रही हूँ, नरक। ऐसा सुलूक तो किसी के साथ जहन्नुम में भी नहीं होता होगा। ये क्या कह रही हो सब्बो? जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। याद करो, मैंने शादी से पहले आपसे कहा था कि इसका उल्टा हो जाए तो क्या आप मुझे संभालोगे? समझ लो, उल्टे से भी उल्टा हो गया। अब अपना वादा पूरा करो। हुआ क्या है ये तो बताओ। जो नहीं होना चाहिए था वो सब हुआ है। एक विधाता के साथ इससे बुरा और क्या हो सकता है? सब्बो, पहेलियां मत बुझाओ, सब साफ साफ बताओ। मेरा शौहर दानिश किसी काम का नहीं है। वो नकारा तो है ही, शराबी और बेवकूफ भी एक नंबर का है। उसे इस दुनिया में शराब के सिवा कुछ नहीं चाहिए। क्या दानिश तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं रखता? ख्याल तो वो तब रखे जब उसे जरा सा होश हो। हर समय नशे में चूर रहता है। उसे शौहर कहने में भी मुझे शर्म आती है। तुम्हारे तीनों देवर और सास ससुर, क्या वे भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? तभी लाखन ने फोन पर सब्बो के रोने की आवाज सुनी। सब्बो ने जो कुछ सिसकते हुए कहा उससे लाखन पर बिजली सी गिरी। सब्बो ने कहा, खूब ख्याल रखते हैं, पर मेरा नाड़ा खोलने का ना दिन देखते हैं और ना रात और ना ही सुबह या शाम। बस भेड़िए बनकर नोचने को आ जाते हैं बारी बारी से। ये सुनते ही लाखन दहल गया। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप गया। वो बोला, ये क्या कह रही हो तुम सब्बो? क्या वो सबसे छोटा देवर भी? अभी तो उसकी दाढ़ी मूछ भी ठीक से नहीं आई। पता है क्या कहता है वो? क्या कहता है? लाखन ने बड़े अचंभे से पूछा। कहता है, भाभी कल बड़ा मजा आया था, आज और ज्यादा चाहिए। यह सुनकर लाखन का दिल मिचला गया। उसका मन हुआ कि अभी जाकर सब्बो के छोटे देवर का टेटुआ दबा दे। उसने बड़ी कड़वाहट से कहा, क्या तुमने अपने ससुर से इसकी शिकायत नहीं की? अब तो सब्बो फवकने लगी थी। वो रोते हुए बोली, बताने में भी शर्म आती है। मैं उनसे क्या शिकायत करूं? वे मेरे बाप की उम्र के और इस उम्र में भी इतने रंगीले और शैतान हैं कि मुझसे चाहते हैं कि मैं उन्हें भी। बस कर सब्बो, बस कर। किन जालिमों में फंस गई हो? किसी को अगर ये सब बताओगी तो कोई तुम्हारा यकीन भी नहीं करेगा। जिस पर बीतती है वही जानता है, सब्बो ने कहा। तुम ये सब कैसे सहन कर रही हो? क्या तुमने कभी इसका विरोध नहीं किया? किया था। पहले मुझे कमरे में बंद कर सबने मुझ पर लठ तुड़ाई की और फिर सबने जबरदस्ती।
मैं तो इन सबको जहर देकर मार डालना चाहती थी, लेकिन इन कंगालों के यहाँ तो गेहूं में रखने वाली सल्फास भी नहीं है। रोज मजदूरी करके शाम को राशन पानी लेकर आते हैं। लाखन सब्बों के दर्द की हद जान चुका था, मर्दों का जुल्म सुन चुका था। अब उसने सोचा कि मुसीबत में एक औरत दूसरी औरत के लिए क्या करती है, ये भी जान लें। लाखन ने कहा, सब्बो, क्या तुम्हारी सास भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करती? वो भी तो एक औरत है। वो बहरी बस मुर्गियों को दाना डालने और उनके दड़बे साफ करने का काम करती है। वो अपने बेटों और आदमी के साथ है। अच्छा है वो औरत है, नहीं तो मुझे एक और मर्द को झेलना पड़ता। लाखन को समझ में आ गया था कि नरक कहीं आसमान में नहीं होता, बल्कि धरती पर ही फैला है। सब्बो जो भोग रही है वो नरक ही तो है। सब कुछ सोचकर लाखन ने कहा, सब्बो, तुम चिंता मत करो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें उस नरक से निकाल कर ही रहूंगा। मैं कुछ करता हूँ, तुम मुझे कुछ दिन बाद फिर फोन करना। मेरा फोन करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहते हैं। बस मुझे अब ना जाने क्यों आप पर ही भरोसा है। मैं तो मौका देखकर यहाँ से भाग जाती, लेकिन मुझे पनाह देने वाले तो मेरे माँ बाप भी नहीं। मैं क्या करूं? आपको मैं अलग से मुश्किल में डाल रही हूं, कहकर सब्बो फिर से सिसकने लगी। सब्बो, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे किसी मुश्किल में नहीं डाला है, बल्कि तूने अपना समझकर मुझसे अपने दिल की बात कही है। अपना ही अपनों के काम आता है। मैं तुम्हें पनाह भी दूंगा और अपनाऊंगा भी। अब फोन रखो और बेफिक्र हो जाओ। यह सुनकर सब्बो को बड़ी तसल्ली हुई। उसे लाखन पर बहुत भरोसा था। आखिर प्यार भरोसे का ही तो नाम है। लाखन ने बहुत सोच विचार किया। उसे पता था कि सब्बो को बचाने के लिए उसे कई कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। उसे अपना घर, परिवार, गांव सब छोड़ना पड़ेगा। बिरादरी वाले उस पर थू थू करेंगे, लेकिन वो जानता था कि प्यार कुर्बानी मांगता ही है। और इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि वो जालिमों के चुंगल से एक अबला को बचाने जा रहा था। अगर सब्बो खुश रहती तो लाखन को ये सब करना ही क्यों पड़ता? उसने तो खुशी खुशी सब्बो की शादी करा दी थी। वो ये भी जानता था कि कुछ कट्टरपंथी इसे सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन लाखन ने भी अब कठोर फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सब्बो को उस नरक से निकाल कर ही रहेगा। वो किसी भी कीमत पर सब्बो का भरोसा टूटने नहीं देगा। इसके लिए लाखन ने एक काबिल वकील से बात की। वकील ने कहा, लाखन साहब, ये बड़ा रिस्की मामला है। अगर सबनूर ने आपका साथ ना दिया और उसने अदालत में गलत बयानबाजी कर दी तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको जेल भी हो सकती है। वकील साहब, अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने सब्बो से जो वादा किया है उसको निभा कर रहूंगा। उसने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं उस भरोसे पर खरा उतर कर दिखाऊंगा। देख लो लाखन साहब, भावनाओं में मत बहो। इस मामले में आप जीत भी गए तो आपको बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा, परिवार, इज्जत, सब कुछ। वकील साहब, आप तो बस अपनी कार्रवाई को अंजाम देना। और हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील साहब से भी बात करके रखना। बाकी मुझ पर छोड़ दो। कानूनी कार्रवाई की चिंता मत करो, वो तो सब मैं संभाल लूंगा। बस मैं तो आपको आगाह कर रहा था। वकील और लाखन ने अपनी अपनी कमान संभाल ली थी। इसके बाद जैसे ही सब्बो का फोन लाखन के पास आया तो लाखन ने कहा, सब्बो, इस जुम्मे की दोपहर की नमाज के वक्त जब तुम्हारे देवर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं, तब तुम बुर्का पहनकर सरकारी स्कूल के पास मिलना। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जुम्मे के दिन नमाज के बाद सब्बो के गायब होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सब्बो के देवरों और ससुर ने उसको खूब तलाशा। फिर जटपुर में उसके मायके फोन किया गया, लेकिन सब्बो का कहीं अता पता नहीं था। तब पुलिस को सूचना दी गई। अगले दिन पता चला कि लाखन भी गायब है। कड़ियां से कड़ियां जुड़ती चली गई। पुलिस को दोनों की लोकेशन प्रयागराज में मिली, फिर लोकेशन मिलनी बंद हो गई। हफ्ते भर बाद दोनों को पुलिस ने बिजनौर बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों को मंडावली थाने लाया गया। जैसे ही गांव वालों को इसकी खबर मिली, माहौल गर्मा गया। कुछ कट्टरपंथी मुल्ला मौलवियों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। गांव में पंचायत करने की योजना बनाई गई, लेकिन पुलिस की सख्ती से ऐसा ना हो पाया।
तब भीड़ मंडावली थाने का घेराव करने पहुंच गई। मनसा यही थी कि किसी भी तरीके से सब्बों को थाने से छुड़ा लिया जाए, लेकिन थानेदार सत्यपाल होशियार निकला। वो जानता था कि ऐसे मामलों में क्या किया जाना चाहिए। थानेदार सत्यपाल ने अपने कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सब्बों को बुरके में ही छिपाकर भीड़ के बीच से ही सादी वर्दी में 2 महिला पुलिस कांस्टेबल की मदद से थाने से बाहर निकलवा दिया। पुलिस की गाड़ी सब्बों को लेकर मुरादाबाद नारी निकेतन पहुंच गई और कट्टरपंथी हाथ मलते रह गए। सब्बों ने पहले ही पुलिस से बोल दिया था कि उसे किसी से नहीं मिलना। सब्बों की मां तो उससे मिलने के लिए बहुत गिड़गिड़ाई थी। लाखन का परिवार उसी के खिलाफ खड़ा हो गया था। सब यही कह रहे थे कि लाखन को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। लाखन उम्र दराज है और सब्बो अभी जवान है, कैसे निभेगी दोनों में। लेकिन लाखन ने सब कुछ सोच समझ कर किया था, इसीलिए इन बातों की उसे कोई चिंता नहीं थी। सबके मन में अभी भी ये बात थी कि सब्बो मजिस्ट्रेट के सामने बयान क्या देगी, कहीं वो पलट ना जाए, फिर तो लाखन को पक्का जेल ही होगी। लाखन की बिरादरी और मुस्लिम कट्टरपंथी तो लाखन को जेल भिजवाने पर तुले हुए थे। वे यही सोचकर खुश हो रहे थे कि कुछ भी हो जाए, सब्बो उनके हक में बयान नहीं देगी और अपने परिवार के पास वापस चली जाएगी। लाखन को तो वो चाचा कहती है, फिर उसके साथ कैसे रहेगी, फिर वो कहाँ रहेगी। ऐसे में कई सवाल लोगों के जेहन में उठ रहे थे। कुछ दिनों बाद मजिस्ट्रेट के सामने सब्बों के कलमबद्ध बयान होने थे। तहसील में सुबह से ही चहल पहल बढ़ गई थी। मामला अपने आप ही 2 समुदायों का बन गया था। कुछ हिंदू संगठन लाखन के हक में बिन बुलाए आ गए थे। उन्हें अपनी रोटी सेकनी थी। गोल टोपी वाले तो पहले से ही बड़ी तादाद में भीड़ लगाए हुए थे। इन सब हालात को देखते हुए पुलिस बंदोबस्त भी चाक चौबंद था। दोपहर के ठीक 12 बजे सब्बों को कड़ी पुलिस कस्टडी में मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। गोल टोपी वालों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने डंडा फटकार दिया। इधर मजिस्ट्रेट के सामने सब्बों के कलमबद्ध बयान हो रहे थे, उधर बाहर खड़े लोगों की धड़कनें बढ़ रही थी। सब्बों ने अपने बयान में खुद के बालिग होने और अपनी मर्जी से लाखन के साथ जाने की इच्छा जताई। यह सुनकर कट्टरपंथियों के मुंह लटक गए। मजिस्ट्रेट के आदेश से सब्बों को लाखन के साथ जाने की छूट दे दी गई। पुलिस कस्टडी में दोनों को उनके द्वारा बताई गई जगह पर छोड़ दिया गया। प्यार की जीत हुई। लाखन और सब्बो साथ साथ रहने लगे।